सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की क्लास में अपन करेंगे यार क्या सोल्यूबिलिटी के बारे में बात। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था भैया टीएस, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा था। अब थर्मल स्टेबिलिटी में मैंने आपको दो कंसेप्ट दिए थे, आपको याद होंगे और आपको दिमाग में अच्छे से फिट होंगे। कौन कौन से कंसेप्ट दिए थे? कि आपको मैंने दो चीजें बताई थी कि एक बार तो नीचे जाने पर टीएस बढ़ रहा था, एक बार नीचे जाने पे घट रहा था, मतलब ऊपर वाले का बढ़ा था, एक बार नीचे वाले का बढ़ा था। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था कि भैया एक बात होती है पॉलीएटॉमिक की, एक बात होती है मोनोएटॉमिक की। जब पॉलीएटॉमिक आ रहा होता है तो नीचे जाने पे बढ़ रहा होता है, नीचे जाने पे बढ़ रहा होता है, मतलब नीचे वाले का बड़ी साइज होती है ना, बड़ी साइज होती है ना, उसका टीएस ज्यादा होता है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होता है जब पॉलीएटॉमिक एनायन आपके पास में आ जाए। लेकिन अगर आपके पास में मोनोएटॉमिक आ जाए, मोनोएटॉमिक आ जाए, हाइड्रोजन वगैरह ऑक्सीजन सिंगल में कुछ भी आ जाए, मोनोएटॉमिक आ जाए, तो वहां पे आप क्या लगा देंगे? छोटे वाले का ज्यादा हो जाएगा, ऊपर का ज्यादा छोटा होता है, नीचे का बड़ा होता है ना एटम। तो ध्यान लीजिए कि भैया अगर मोनोएटॉमिक आपके पास एनायन आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? छोटे वाले का टीएस ज्यादा लगा देंगे। सिंपल समझो बातों को, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट बेसिक समझो, ठीक है। क्या ऊपर वाले का ज्यादा लगा रहे हैं अपन, छोटे वाले का ज्यादा लगाएं टीएस जब मोनोएटॉमिक आ रहा है। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक एनायन आपके पास में आ गया तो आप क्या लगाएंगे? नीचे वाले का ज्यादा लगा देंगे, बड़े वाले का ज्यादा लगा देंगे। जिसमें अगर आपने दो चीजें ध्यान रखी, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कंसेप्टों पे, आपको ना थ्योरी पे, बहुत सारी चीजों पे नहीं जाना होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन लगाने के लिए मैं सिंपल बता रहा हूं भाई, आपको केवल बेसिक पे काम करना होता है। बेसिक चीज को समझो, काम हो जाता है आप लोगों का। अब मैंने बेसिक बता दिया ना, एक तो पॉली का बताया, एक मोनो का बताया। पॉली का इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से, जब मोनो आ जाए तो इस तरह से लगा देंगे। सिंपल समझो बात को यार, कुछ याद नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रख लो। जब भी पॉली आएगा सबसे बड़े का टीएस ज्यादा हो जाएगा, जब भी मोनो आएगा सबसे छोटे का टीएस ज्यादा हो जाएगा। और आज का बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है भैया आपके लिए, बच्चों के लिए मैक्सिमम डिफिकल्ट टॉपिक होता है। आपको भी पता होगा कौन सा टॉपिक है वो, ये होता है सोल्यूबिलिटी। पता भी नहीं चलता कौन सा कहाँ सोल्यूबल हो रहा है, कौन सा क्या नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। लेकिन गारंटेड मैं बोल रहा हूँ, आज की 40-50 मिनट की जो भी क्लास होनी है, इस क्लास में आज से आपका जो सोल्यूबिलिटी का टॉपिक होगा ना, बिल्कुल पानी हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो ना आप लोग कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ईजी हो जाएगा आपके, कुछ दिक्कत नहीं आएगी भाई। समझो इससे, जो क्लास लो, क्लास लेने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भैया क्वालिटी थी चीज़ में। और आज के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि सोल्यूबिलिटी भी कुछ टॉपिक होता है, इतना इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, वो इतना हार्ड होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्या इसमें मैं क्या दूंगा आप लोगों को? आपको मैं वापस से वही दो कंसेप्ट दूंगा। दो कंसेप्ट क्या अपने पास में भैया, इनके ऑर्डर आते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर या तो अपन को ऐसे लगाना होता है नीचे जाने पर, या फिर ऐसे लगाना होता है, सिंपल। अगर मैं आपको इतने सारे कंसेप्ट न पढ़ा के केवल ये वाली चीज बता दूं आप लोगों को कि भैया इधर लगा दो या इधर लगा दो, आपको मैं दो लाइन से दे देता हूं कि भैया ये वाली लाइन आती है तो ये इधर ऐसे लगा दो, ये वाली लाइन आती है तो ऐसे लगा दो। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत होगी क्या? आप बोलेंगे नहीं भैया बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लगा देंगे तो मजा आ जाएगा हम लोगों को। तो लेकिन थोड़ा मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ा कंसेप्ट ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। शॉर्टकट डायरेक्ट नहीं दूंगा आपको, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। कंसेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको ये वाली लाइंस दे दूंगा, ठीक है, इधर लगा दो, इधर लगा दो। क्या आप इससे काम निकाल लेंगे? कि आपका, मेरा काम है कंसेप्ट पढ़ाना एज ए टीचर, आपको समझाना चीजों को। उसके बाद शॉर्टकट तो रहता ही है ना, बिल्कुल, कैसे आपको इधर लगा देना है या फिर इधर लगा देना है, सिंपल समझना। क्या मैं ये चीज़ दे दूंगा कि आप लोगों को मैं दे दूंगा, पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो शुरू करते हैं सोल्यूबिलिटी को यार। और इस सोल्यूबिलिटी के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है यार? सोल्यूबिलिटी देखो क्या होती है, घुलना होता है, मिलना होता है, ठीक है ना, सोल्यूबल होना होता है। समझ लीजिए, एक बात बता दीजिए, मैं आपको सिंपल बोल देता हूँ, बेसिक चीजें में बारे में बता देता हूँ। केमिस्ट्री को छोड़ के, जैसे मान लीजिए मैंने नमक लिया, शक्कर लिया, कुछ भी लिया ना, ठीक है, अपनी चीजें लेते हैं अपन, पानी में मिलाते कि नहीं मिलाते? उन लोगों को पानी में मिलाया, नमक लिया तो उसमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? शक्कर लिया तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ मेरे लोगों को। अगर मान लीजिए मैं भैया इधर से कोई पत्थर वत्थर उठा लेता हूँ, ठीक है ना, कंकड़ वंकड़ उठा लेता हूँ, पानी में डालता हूँ, क्या वो सोल्यूबल होंगे क्या उसमें? बोलेंगे बिल्कुल सोल्यूबल नहीं होंगे उसमें। उसमें डालने के बाद में भैया कंकड़ ऐसे कैसे दिखेंगे, है ना। कुछ ऐसी चीज ले लेंगे ना जो उसमें सोल्यूबल हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं अपन वही सोल्यूबिलिटी देखनी है अपन को। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे अपन, तो सिंपल सा मैं आपके सामने एक चीज लेना चाह रहा हूँ। लेना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया भैया NaCl, समझना इस चीज को, है ना। इस वाले कंसेप्ट से आपको समझ में जाएगा क्या होती है सोल्यूबिलिटी, है ना। क्या NaCl लिया मैंने, Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता? प्लस का चार्ज होता। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता? माइनस का चार्ज होता, ठीक है ना। ये तो मैंने Cl ही लिख दिया, माइनस का चार्ज होता। क्या Na प्लस Cl माइनस हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, NaCl प्लस माइनस। क्या आप मेरे को इतना बता देंगे क्या आयन है? क्या ये आयोनिक है? क्या बोलो, आयोनिक क्या कोवलेंट है? आप बोलेंगे आयोनिक है। अगर इस आयोनिक कंपाउंड को मैं, जो मैंने लिया NaCl लिया, इस NaCl को मैं पानी में डालता हूँ। ये पानी की बाल्टी मेरे पास भरी हुई है, ठीक है ना, पानी की बाल्टी, जग, जो भी बोल दो आप, है ना, ये भरा हुआ है मेरे पास में। इस NaCl को मैं लेके आया। NaCl को क्या बोलते हैं? नमक वमक ऐसा कुछ बोलते हैं क्या?
सुना है क्या आप लोगों ने? सुना होगा मेरे ख्याल से। तो सुनो, NaCl लिया, पानी लिया मैंने, उस पानी में मैं NaCl को डालूंगा, टप 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 डाल रहा हूँ मैं इसमें। NaCl को मैंने इसमें डाला, NaCl को इसमें डालने के बाद ये पानी आया, पानी आने के बाद में यहाँ पे दो एनर्जीज आपको मिलती होगी, दो एनर्जी आपके अंदर फॉर्म में होगी उसमें, ठीक है। एनर्जी कंसेप्ट की बात चल रही है, कंसेप्ट की बात चल रही है, कंसेप्ट समझना, हेवी लोड मत लेना दिमाग पे, ठीक है ना। आपको बताया ना, पॉइंट तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, अभी कंसेप्ट समझो, अभी मूवी देखो आप, है ना, ये मूवी चल रही है, ठीक है, एक्टर हूँ मैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्या थी वो नीचे बाल्टी थी, है ना, बाल्टी ली मैंने, उसमें NaCl डाल रहा हूँ मैं टप 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 धीरे धीरे से, ठीक है ना। NaCl में डालता जा रहा हूँ तो NaCl उसमें जाएगा, उसमें जाने के बाद ये मिल रहा होगा, घुलता रहेगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, फिर भी पानी में जाने के बाद मिल जा रहा है आयोनिक, समझ पा रहे हो, आयोनिक मिलता रह रहा है। तो अब इतना बता दीजिए, आयोनिक तो सॉलिड होता है, आयोनिक की जो Li होती है, लेटेस्ट एनर्जी वो भी हाई होती है, लेकिन आयोनिक सॉलिड होने के बावजूद भी पानी में जाने के बाद मिल जा रहा है। तो आप लोग इतना समझिए, क्या इसकी एनर्जी कुछ होगी, क्या इसकी एनर्जी कुछ होगी, क्या ये वाली एनर्जी समझना, ये वाली एनर्जी जब ये इस पे काम कर रहा है, इसको अपने अंदर घुसा ले रहा है, मतलब पानी में मिला ले रहा है, तो आप इतना मेरे को इतना बता दीजिए, क्या इसके पास जो भी पावर होगी, इसकी जो भी पावर होगी, ये वाली पावर इससे पावर से कम होगी, ज़्यादा होगी? इसकी पावर ज़्यादा होगी ना, सिंपल समझो यार। कभी दो चुनाव आते हैं ना, अभी आप आ रहे हैं ना इलेक्शन वगैरह, उसमें आप लोगों को पता है कि दो लोग होते हैं जो वो लड़ते हैं, चुनाव का काम करते हैं ना, मतलब जीतता और हारते जो भी कुछ है, क्या बोलते हैं, इलेक्शन में ना खड़े होते हैं दो लोग, है ना, जैसे अपने तरफ राजस्थान में होते हैं ना कोई लोग, तो ठीक है, दो लोग होंगे, उसके बाद जीतता कौन सा है, जिसके दोनों काम तो दोनों बराबर करते हैं ना, लेकिन इसकी एनर्जी, इसकी पावर, इसी पावर से कुछ ज़्यादा होगी या कम होगी, बोलो। जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा, जिसकी पावर कम होगी वो हार जाएगा, ये सब चलता है ना। तो मेरी बात इतना सुनो, क्या मैंने NaCl डाला पानी में, तो पानी की पावर कुछ ज़्यादा होगी, मतलब इसकी एनर्जी, इसमें जो भी एनर्जी लग रही होगी वो एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी, इसके एनर्जी से, इसलिए इसने इसको कर लिया लॉक टॉप, है ना, इसमें मिला लिया। सिंपल बोलो, ऐसे क्या सोल्यूबिलिटी होता है, क्या चीज़ है, सोल्यूबिलिटी बनती है, कैसे बनती है ना, बिल्कुल समझ में आ गई ये चीज़ आप लोगों को, सिंपल बोल दिया ना मैंने, कंसेप्ट समझ लो। क्या NaCl सारा चीज़ हो गया, तो भैया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, NaCl है, आयोनिक है, Na+Cl-, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इनके बीच में कौन सी एनर्जी होती है, Li होती है भाई, लेटेस्ट एनर्जी आयोनिक में होती है ना, होती है। उसके बाद ये आयोनिक कंपाउंड है, तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, जिसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, इसको क्या हो जाएगा, ये फोर्स क्या मिनिमाइज हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स मिनिमाइज हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स मिनिमाइज हो जाएगा पानी में जाने के बाद, क्योंकि H2O जो है, इसकी जो He होती है कहीं ज़्यादा होती है, He ज़्यादा होने के कारण, इसकी He ज़्यादा है, इसकी Li कम है, होने के बावजूद इसको क्या इसमें मिला लेता है ना। और जो पानी है, इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, इसके Li बोल दो ना, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, उसको कम कर देगा। अब जैसे NaCl है, बिल्कुल सॉलिड जमा हुआ है, बिल्कुल से ना सॉलिड सा वो रखा है, ठीक है। तो जब इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है इसका, उस अट्रैक्शन फोर्स को ये पानी की जो He है वो कम करेगी, जो NaCl का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कम कर देगा, तो ऐसे ऐसे खुल जाएगा, खुलने के बाद क्या मिल जाएगा पानी में, ऐसे बनता है सोल्यूबल। समझ की चीज़ें आप लोगों को, He अपन को ज़्यादा देखना होगा, He हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा देखना होगा, वहाँ पे क्या इसके अट्रैक्शन फोर्स को या उसकी Li को कम कर देगी, वो पानी में घुल जाएगा। अब देखिए NaCl को मैंने पानी में डाला, अब पानी में डालने के बाद क्या हो जाएगा, घुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो आयोनिक कंपाउंड है, दो अलग अलग चीज़ें बन रही है, तो Na जाएगा, Na जाने के बाद ये क्या कर लेगा, पानी के साथ में अपना कंपाउंड बना लेगा, ये देखो प्लस का कंपाउंड बना लेगा, और Cl अलग से अपना काम करेगा, वो जाएगा H2O के साथ में क्या लगा लेगा, यहाँ पे Y लिख देता हूँ मैं, कुछ भी लिख देता हूँ, ये माइनस में कंपाउंड बना लेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? और साथ में जो He होती है ना, इसकी हाइड्रोजन एनर्जी, उसको भी रिलीज कर देगा ये, ठीक है ना। एनर्जी तो निकलेगी ना, इनको पानी में घुलेंगे, पानी में घुलने के बाद इनका कुछ तो निकलेगा ना, एनर्जी निकलेगी ना। He Li को तो आप जानते होंगे ना, He निकल दी, इस तरह से बनती चीज़ें कि आपको घुलना मिलना सब कुछ आ गया पानी का। अगर इतना आ गया होगा तो एक लाइन लिखो छोटी सी, कुछ लाइन्स तो थ्योरेटिकल बातें होती है ना, कि देखो क्या लिखेंगे कि आयोनिक, ये आयोनिक कंपाउंड था ना, आयोनिक कंपाउंड रेडिली है ना सोल्यूबल, यहाँ लिखता हूँ। आपको बोलेगा कि आयोनिक कंपाउंड कैसे घुल रहा है यार, है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आयोनिक कंपाउंड ऐसे घुल सकता है जब इसकी He ज़्यादा हो जाएगी ना, तब घुल सकता है, ठीक है ना। तो ये NaCl है इसलिए घुला। देखो आयोनिक कंपाउंड रेडली सोल्यूबल इन H2O ड्यू टू, किसके कारण था, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, या फिर हाइड्रेशन एनर्जी मतलब को यहाँ पे लिख दो, ड्यू टू हाइड्रेशन प्रोसेस,
भैया हाइड्रेशन का प्रोसेस चलेगा ना, हाइड्रेशन होता जाएगा, घुलता जाएगा, तो हाइड्रेशन के प्रोसेस के कारण ये क्या हो जाएगा, H2 में घुल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, कौन, NaCl हो जाएगा। ये वाली लाइन लिख लो, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो ये सारा हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, He क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, He रिलीज हो जाएगी। ये वाली लाइन लिख लो। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मजा आया कि आप लोगों को समझ में आया कि घुलना मिलना क्या होता है, पानी का सोल्यूबिलिटी आई क्या आप लोगों को। अब आपको क्या है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आपको क्या देना है, मेरे को ये वाला ऑर्डर देना है, कभी ये वाला ऑर्डर, कभी ये वाला ऑर्डर। अब आपको पता करना होगा कि ये वाला ऑर्डर कहाँ पे लगाना है, ये वाला ऑर्डर कहाँ पे लगता है। जैसे अपन ने थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ी थी, उसमें भी दो ही ऑर्डर थे ना, ये तो ये वाला था या फिर ये वाला था, लेकिन सोल्यूबिलिटी में सेम वही ऑर्डर होगा, क्या होगा, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। अब आपको पता करना पड़ेगा। वहाँ तो मैंने बता दिया कि पॉली के अलग होता है, मोनो के लिए अलग होता है। यहाँ भी मैं आपको दो चीज़ें दे दूंगा भैया कि इस वाले के लिए ये वाला ऑर्डर लगा दो, इस वाले के लिए वाला ऑर्डर लगा दो। सिंपल बोल दो, आराम है क्या चीज़ में, आराम है मेरे ख्याल से। तो इतना हो गया, ठीक है। अब कुछ लाइन्स में लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, उसमें आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ कंपाउंड आया, एक तो आया LiCl आया, कभी आपके पास में आया BeCl2, कभी आपके पास में आया MgCl2। अब इसका इतना बताना है कि किसमें सोल्यूबल है और किसमें सोल्यूबल नहीं है, इतना बताना कि तीन कंपाउंड आपके पास में है तो ये सोल्यूबल रहेंगे भैया, ये सोल्यूबल है ना। अब लेकिन सोल्यूबल किस में है, ये सोल्यूबल है भैया, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ये कौन से सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाएंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सॉल्वेंट हो रहा है, सोल्यूबल भी हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होता है, हमें तो पता ही नहीं है। पता नहीं है तो लो मैं लिखवा देता हूँ, ये वाले होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो होता है भैया आपका कौन सा, अल्कोहल, OH, दारू वारू जानते हो क्या, अल्कोहल होता है। एक होता है भैया R2O, एक होता है भैया बेंजीन, एक होता है भैया प्रीडीन, ठीक है ना। ये वाले होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन यही काम में आते हैं अपने, ठीक है ना। अल्कोहल, R2O, बेंजीन, पिरीडीन, अगर ये आ जाएगा इसके साथ में तो ये सोल्यूबल हो जाएगा। सिंपल बहुत आसान है क्या चीज़ को बताओ, ये सोल्वेंट हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक सोल्वेंट में, मतलब ये वाले सोल्वेंट अगर आएंगे तो ये तीनों कंपाउंड के सोल्वेंट में हो जाएंगे। अब इसका रीजन क्या है, किसके रीजन होते हैं, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट नेचर लिख लो, बॉन्ड तो क्या लिखोगे, ये वाली लाइन होती है। सिंपल समझो, LiCl, BeCl2, MgCl2 है ना। अब इनमें क्या कोवलेंट है क्या नेचर, इनका कोवलेंट नेचर है, तो ये क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। कौन से सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो रहे हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से, आप बताइए मेरे को। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ये तीन टाइप के, क्या इनके नाम आपको मैंने लिखा दिया क्या, चार टाइप है, तीन तो टाइप के हैं, चार टाइप है, इनके नाम मैंने लिखा दिए थे। आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा इस लाइन को कि LiCl, BeCl2, MgCl2 जब भी आएगा ये सोल्यूबल हो जाएंगे किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो रहे हैं, कभी आपसे रीजन पूछ लिया जाए तो रीजन क्या बताएंगे आप, कोवलेंट नेचर होने के कारण है। या आपको ध्यान रखना है, नेचर कभी पूछा नहीं जाता है। तो इसी बेस पे कुछ सिंपल चीज आपको समझा दी क्या मैंने, क्या आपको कोई दिक्कत आई क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो अगर दिक्कत नहीं आई ना तो आप मेरे को इतना बता दीजिए। अब मैं आपको कुछ लाइन लिखवा देता हूँ भैया, लाइन क्या लिखाऊंगा आप मेरे को समझा देना इतना सा कि छोटी सी लाइन लिखो। कभी आपके पास में MgBr2, कभी आपके पास में MgI2, ठीक है ना। अब ये भी सोल्यूबल हो जाएंगे, ये सोल्यूबल हो जाएंगे। ये सोल्यूबल किस में होंगे, ये होंगे एसीटोन में। एसीटोन तो आप जानते होंगे ना, MgBr2, MgI2 सोल्यूबल होंगे एसीटोन में ड्यू टू क्या, किसके कारण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भैया ये भी कोवलेंट नेचर के कारण में। ये लाइंस में लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंसेप्ट सिखाते हैं ना वो कंसेप्ट तो बच्चों को क्या याद नहीं होते हैं। कंसेप्ट तो क्या मैंने सिखा दिया, अभी सीख जाओगे भूल जाएंगे, लेकिन ये लाइन तो आप याद कर पाएंगे ना, याद कर पाएंगे ना। तो ये याद करने के बाद तो आप आराम से क्वेश्चन लगा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ में आपको उसकी थ्योरी भी दे रहा हूँ, बिल्कुल काम हो जाएगा आप लोगों का। देखो क्या MgBr2, MgI2 ले लूंगा तो सोल्यूबल किस में हो जाएगा, एसीटोन में हो जाएगा। किसके कारण, कोवलेंट नेचर के कारण। क्या कोई दिक्कत है क्या, एक लाइन मैंने आपको यहाँ पे दी, ये वाली लाइन आपको याद है क्या, कोई दिक्कत है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं। मैंने दो लाइंस दी, एक तो ये वाले तीन कंपाउंड थे वाले दिए, दो कंपाउंड ये वाले मैंने दिए MgBr2, MgI2, ये किस में सारण होंगे। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि भैया ये तीनों जो आ रहे हैं तो ऑर्गेनिक सोल्वेंट में सोल्यूबल हो रहे हैं, लेकिन ये एसीटोन में, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया तो आप मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दो। कुछ क्वेश्चंस भी मैं करा देता हूँ आपको कि मेरे पास में आया भैया LiCl सोल्यूबल इन, क्वेश्चन लिखो H2O, D2O, थर्ड पिरीडीन, फोर्थ नन। कौन सा आंसर हो जाएगा, LiCl की बात आ रही है क्या। LiCl में देखता हूँ मैं, LiCl ये वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये किस में हो रहा है, अल्कोहल, R2O, बेंजीन, पिरीडीन। क्या इन चारों में से कोई सा आ रहा है क्या, H2O है क्या, नहीं, D2O है क्या, पिरीडीन है क्या, नहीं, नन है क्या, कौन सा है, पिरीडीन है क्या, ये लो
ये लगा दिया मैंने आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। देखो LICL तो आपको कंपाउंड, तीनों या कंपाउंड ध्यान रखने बाद इन चारों को भी ध्यान रखना पड़ेगा भैया, इनमें सोल्यूबल हो जाएगा। और आपको इन दोनों कंपाउंड को ध्यान रखना है, इन दोनों को साथ में अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में सोल्यूबल होता है, एसीटोन में। एसीटोन में सोल्यूबल हो जाएगा तो काम आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो जाएगी मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं। तो एक क्वेश्चन और लिख लो, क्या लिखेंगे? NaCl। अब इसको समझना, NaCl मोर सोल्यूबल इन, बताओ मेरे को, H2O, D2O, या फिर मैं लिखता हूँ R2O, या फिर नन। अब इसका आंसर बताइए मेरे को। यहाँ पे आता है NaCl। क्या NaCl कहीं के दिख रहा है क्या आपको? इसमें नहीं दिख रहा क्या? इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। NaCl नहीं दिख रहा, लेकिन NaCl तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल बोलो, आराम से बोलो, क्या NaCl यहाँ पे दिख रहा है क्या? NaCl मैंने पानी में घोला है क्या? बिल्कुल घोला, पानी में घोल दिया मैंने, सोल्यूबल कर दिया पानी में, तो पानी में तो मिल रहा है। तो आपका ख्याल आ रहा होगा R2O। अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। कंफ्यूज कैसे होते हैं कि वो NaCl को क्या समझ लेते हैं? LICL समझ लेते हैं। LICL समझ के वो क्या लगा देंगे भैया? ऑर्गेनिक सोल्वेंट ढूंढ नहीं है। ऑर्गेनिक सोल्वेंट कौन सा? R2O फट से टिक लगा देंगे, R2O होगा, ये वाला होगा भैया, ऐसा आंसर लगा देंगे वो लोग। तो ये वाला आंसर गलत हो जाता है, इसलिए तो ये क्वेश्चन करवाया मैंने कि ऐसा क्वेश्चन रोंग होते हैं बच्चों के मेजरली। तो आपको रोंग नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि भैया NaCl पूछ रहा है। अब NaCl पानी में तो घुल रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि दोनों आंसर तो रोंग है, ये तो होगा ही नहीं। H2O और D2O दोनों हो रहे हैं, दोनों में तो D2 भी हैवी वाटर है ना, इन दोनों में हो सकता है, तो हो तो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, एक शब्द बोला है, शब्द क्या बोला है? मोर सोल्यूबल। मोर किस में होगा? H2O में, D2O में। मतलब अगर क्वेश्चन आता भैया यहाँ पे, मान लीजिए ये मोर को मैं ढक लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने ढक लिया। अब आपको थोड़ा ढका दिख रहा होगा, मैं तो स्क्रीन को ढका है, लेकिन स्क्रीन तो रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग होकर जाएगी मैंने, ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने, ऐसे लो मैं ढक ही देता हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने कर दिया। तो आप क्या पढ़ पा रहे हैं? NaCl सोल्यूबल इन। तो NaCl किस में घुलेगा भाई? सोल्यूबल किस में होगा? H2O में होगा और D2O में होगा, दोनों में होगा, ठीक है ना, दोनों में होगा। लेकिन क्वेश्चन अपने पास में क्या बन रहा है? आपको क्या दिख रहा है? मोर, मतलब मोर ज़्यादा किस में है? तो आप बताना भैया, जो ज़्यादा किस में हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा H2O में, ना कि D2O में। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका रीजन होता है, आपने कभी कभी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वो किसका ज्यादा होता है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका ज्यादा होता है भैया, H2O का। H2O का ज्यादा, इसका कितना होता है? इसका होता है 78.39 और इसका होता है 78.06 होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। में लिखवा देता हूँ, कॉन्स्टेंट है ना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसका ज़्यादा होने के कारण में इसके साथ में ज़्यादा सोल्यूबल होएगा पानी के कारण, ठीक है ना। एक यहाँ पे मैं वो भी लिखवा देता हूँ, कभी कभी आपके दिमाग में ये चीज़ चलती होगी ना कि सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है भैया डाई इलेक्ट्रिक पे। कभी आ ही जाता है क्वेश्चन, छोटा मोटा, नहीं तो आता तो नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक है ना, लिख लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस पर डिपेंड करती है। जब ये वाली मैं लाइन लिखवा दूंगा, कि सोल्यूबिलिटी डिपेंड किस पे करी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो जब आपके दिमाग में चल गया होगा, ठीक है भैया ने लिखवा दिया, अच्छा है, अपन को समझ में आ गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है भैया? एनटीए दिमाग लगा लेता है कभी कभी। दिमाग कैसे लगाता है कि टीचर को मैं फंसाना चाहूंगा, क्या करेगा वो? एनटीए बोलता है मैं टीचर को फंसाना चाहूंगा, टीचर ने लिखा है कि सोल्यूबिलिटी इन डाइलेक्ट्रिक में डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड कर रही है, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा भैया? ऐसे बोलेगा, वो क्या बोलेगा कि मैं लेता हूँ H2O2, साथ में मैं क्या लेता हूँ भैया? मैं लेता हूँ H2SO4, ठीक है ना। अब इसका डाइलेक्ट्रिक होता है भैया, कितना होता है इसका? 70 होता है, ठीक है, 70.7 है ना, इतना होता है इन दोनों का, ठीक है। कि H2O2 और मैंने लिया H2SO4, तो मैंने ये वाली लाइन लिखवाई ना आप लोगों को, तो एनटीए मेरे को फंसाना चाह रहा है, मतलब मेरी टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसका उल्टा टेस्ट लूंगा, अभी देख रहा हूँ। H2O2 एंड H2SO4, ठीक है, दोनों का क्या होता है भैया? हेज लिखो, एज हाई डाई इलेक्ट्रिक बट नॉट यूज एज सोलवेंट ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। एनटी क्या करेगा? एनटी आपको फंसाने की कोशिश करेगा, मेरे को फंसाने की कोशिश करेगा। फंसाने कैसे? क्योंकि मैंने आपको ये वाली लाइन लिखवा दी भाई, ये वाली मैंने लाइन लिखवा दी भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो एनटी क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन देगा भैया वो H2O2 H2SO दे देगा, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको दे देगा, नंबर भी दे देगा आपको, इसका अमाउंट भी दे देगा कि भैया इसका 70 ऐसा कुछ होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया इन दोनों का कंपेयर करवा देगा ना, कि इन दोनों का बहुत ज्यादा हो रहा है। आप सर ने लिखाया था, भैया ने लिखवाया था, मतलब कि सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करी? डाइलेक्ट्रिक पे। तो डाइलेक्ट्रिक इनका देख के आप क्या कर देंगे? इनका आंसर टिक लगा देंगे। टिक लगाते से एनटीए ने आपको फंसा दिया। फंसाने के बाद मेरा तो हो गया भैया पोपट, कि भैया मैंने तो ये लिखा जाए, लेकिन मैंने क्या करा? ये लिखाने के साथ साथ मैंने आपको ये भी चीज भी लिखा दी कि भैया इन दोनों का डाइलेक्ट्रिक तो होता है, लेकिन इनको सोल्वेंट के फॉर्म में यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया ऑक्सीडाइजिंग इनका नेचर होता है, इस कारण से इनको नहीं किया जाता। बोलो यहाँ पे क्या दिमाग वाली बात है क्या? मजा आया कि नहीं? कहीं नहीं मिलेगी लाइन्स, आपको मिलेगी कहीं कहीं, है ना,
लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल स्पेशली जोर दे रहा हूँ उन चीज़ों पे ताकि आपको याद रहे, आपके दिमाग में क्लिक करें। जब क्वेश्चन आए तो आप पागल नहीं बने आपको पागल बावला नहीं बना दे आप लोगों को ना। हमारे राजस्थान में से चलती बावला, पागल को क्या बोलते हैं, पागल तो ये तो इंटरनेशनल वर्ड है ना, लेकिन बावला बोलते हैं, बावला ही है तो यार, तो राजस्थान में तो बावला पागल होता है। लेकिन अब आपको पागल नहीं बनना है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा तो होता है, लेकिन इनको एज सोलवेंट यूज नहीं किया जाता क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। इस कारण से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो क्लियर होने के आपके कंसेप्ट देखो, मैं लिखवाता हूँ ना, पढ़ाता हूँ ना चीज़ों को, इनको 1-2 बार रिवाइज किया करो, क्लास खत्म होने के बाद एक बार पढ़ा करो अच्छे से, फिर देखो आपका है ना बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होएगा। क्लियर होने के बाद में आप कहीं भी जाके क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन होएगा आपका, ठीक है। अभी मेरे पास में भैया किसी बच्चे का फ़ोन आया था, ऋषि का फ़ोन आया था, ऋषि का, ठीक है ना, वो लातेड़ वो है ना महाराष्ट्र में, भूल गया, लातूर है ना, लातूर, नांदेड़ लातूर, वहाँ से लड़का था एक। उसके बाद में 2-3 लड़कों का फ़ोन आया, मतलब मैसेज आए थे, एक अनअकैडमी में पढ़ता है, एक एलन में पढ़ता है, ठीक है। तो वो बोल रहा था मेरे से, लातूर वाला ऋषि बोल रहा था मेरे से कि भैया वो नीट काकाजी करके कुछ कोचिंग है, मतलब अजमेर में ना, उनके वहाँ पढ़ता है। तो बोल रहा था भैया मेरा आपका टेस्ट दिया था मैंने, कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग का है ना, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर का, तो उसके 180 में से 160 नंबर आए हैं भैया। आपको पता है ना, एबी के सर बोलते हैं वहाँ पे, एबी के सर है वो नीट काकाजी वाले, बहुत शानदार पेपर बनाते हैं, बहुत टफ पेपर बनाते हैं, ठीक है ना। उसमें भी उस बंदे के एक चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है ना, एक चैप्टर में तो अब कहाँ से क्वेश्चन निकाले होंगे उनने, फिर भी उसके 160 स्कोर करा है बिना रिवीजन करे। रिवीजन करता ना, वो बोल रहा था भैया 180 स्कोर करता मैं, 160 आया। अनअकैडमी वाले का फोन आया, अनअकैडमी में भैया बहुत टॉप से टॉप फैकल्टी कोटा में, आपको पता हुआ ना कोटा है ना, तो उसका फोन आया, उसने बताया मेरे को कि भैया उसने क्या कहा था, उसका पीरियोडिक टेबल का और केमिकल बॉन्डिंग का दोनों चैप्टर का टेस्ट हुआ था। दोनों चैप्टर का टेस्ट हुआ होने के बाद उसके 170 में से 175 स्कोर आया है उसका अनअकैडमी में। और वो इसी के बेस पे, इसी के दम पे पढ़ने वाला बच्चा है, वो मेरे से पढ़ता भी है, इसी के दम पे भैया उसने ना, उसका जो टोटल स्कोर था ना वो किया था उसने 580 जाने 590 बोल रहा था, है ना, 590 का स्कोर आया है उसका, ठीक है, जिसमें से 180 इसका स्कोर, 180 है 175 एक आध तो गलती से गलत हो जाता है ना, इतना स्कोर कर पाया वो, ठीक है। एलन वाले का आया था, एलन वाले के तो कितना 150 था यार उसके ना, 150 था, बहुत बड़ा स्कोर है भाई, 150 स्कोर आया है उसका। किसमें? नीट के टेस्ट जो एलन में होते हैं ना, बहुत क्वालिटी के, बहुत टफ टेस्ट होते हैं भैया, याद रख लेना एलन वगैरह में 150 स्कोर कर रहा है बंदा। वो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर का पढ़ा हुआ है उसने, तो इसलिए मैं बोलता हूँ नीट का एग्जाम होगा ना 180 आउट 180 बहुत सारे बच्चों के आएंगे जो पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, टेस्टों में इतना स्कोर कर रहे हैं ना पढ़ के, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। पढ़ो, समझो क्वालिटी को, चीज़ों को समझो यार, चीज़ों की क्या फ़र्क। अभी क्या मैं छोटा हूँ ना थोड़ा सा, मतलब एज में तो छोटा ही हूँ, साथ में पढ़ाने में भी छोटा ही हूँ, सब चीज़ों में छोटा ही हूँ मैं, ठीक है। छोटा होने के बाद यदि इतनी चीज़ दे रहा हूँ ना भैया, तो ये क्वालिटी नीट का एग्जाम होगा ना उसके बाद दिखेगी, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने दोस्त वोस्त हो तुम लोग है ना, तो इसलिए, क्योंकि नीट का एग्जाम होगा ना उसके बाद क्वालिटी आपको दिखेगी भाई, चमकेगी क्वालिटी। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ इसके अंदर क्वालिटी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मज़ा आ जाएगा, मज़ा तो आना ही है। क्या लिखो क्वेश्चन, विच कंपाउंड सोल्यूबल इन, यार देखो मैं बताऊँ एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि आज की क्लास में थोड़ा सा है ना, ये क्लास में आज ही आप देख रहे हो ना शाम को आप, है ना, आज ही कर रहा हूँ मैं इसको शूट में। और दिन क्या होता था, मैं रात के टाइम शूट करता था 12-1-2 बजे, मतलब सब कुछ शांत होता था, ठीक है। अब मैं आज इस क्लास को शूट कर रहा हूँ, सुबह भी कितना टाइम हो रहा है, 12 बजे शूट कर रहा हूँ इस क्लास को, अभी एडिट होगी इसको डाल देंगे, शाम को 6 बजे क्लास आ जाएगी। तो यार देखो आज थोड़ा सा जो आसपास का माहौल है ना दिन का, थोड़ा आवाज़ भी आ जाती है, ये मोटर वोटर होती है ना पानी की घरों में, वो भी चल रही है, तो थोड़ा सा वो आवाज़ भी आ सकती है, थोड़ा सा कर लेना यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं। रात को क्या मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, है ना, तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इस कारण मैं शूट नहीं कर पाया, सो गया। फिर मैं क्या करूँ यार, थोड़ा दर्द कर रहा था मेरा ये सिर वर, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मेरे 2-3 दिन से, है ना, पर फिर भी मैं क्लास कंटिन्यू ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। दुख दर्द तो चलते रहते हैं जीवन में यार, कोई नहीं, थोड़ा सा आप देख लेना, थोड़ा सा माहौल आवाज़ है ना बार की, अभी बाइक निकली ना आ जाती, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा देख लेना भाई, है ना, माफ़ करना, मुझे करना पड़ेगा माफ़, तो कोई नहीं। NaCl ले लिया मैंने, NaCl के साथ में मैं क्या लूँगा भैया, मैं सॉरी कुछ नहीं लूँगा मैं, अभी तो बाद में बताऊँगा, ये तो एक्सप्लेन ही करने लग गया मैं बातों में। तुम बातों में मत फंसाया करो मेरे को यार, मैं बातों में फंस जाता हूँ, ठीक है ना, बातों में नहीं फंसाना मेरे को, बातों में बिल्कुल नहीं फंसाना आप लोग मेरे को। क्वेश्चन करो, विच कंपाउंड सोल्यूबल इन H2O, में सब कुछ भूल गया यार, दिमाग से निकल गया। विच कंपाउंड सोल्यूबल इन H2O, NaCl ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने CH3O,
एक ले लिया मैंने जीनोन, एक ले लिया मैंने ऑल। अब मेरे को इतना बता दीजिए, समझना इस क्वेश्चन को है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, आपको फंसाने की। यार एक चीज और ध्यान रख लेना, मैं आपको जो चीजें लिखा रहा हूँ ना वो तो कंसेप्ट ही, क्वेश्चन में भी कंसेप्ट बनते हैं भाई, क्वेश्चन में आपको कैसे फंसाते हैं वहां से भी मैं चीजें निकालने की कोशिश करता हूँ। लिखो कैसे, विच कंपाउंड सोल्यूबल इन H2, NaCl पानी में सोल्यूबल है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये वाला राइट सोल्यूबल है, राइट है ना। उसके बाद आप देखेंगे CH3OH, एल्कोहल की बात हो रही होगी, एल्कोहल पानी में डालेंगे क्या सोल्यूबल होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। क्या जीनोन होगा क्या भाई, आप बोलेंगे दिक्कत हो रही, क्योंकि यार मेरे बात हो NaCl CH3OH में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो हो रहे हैं, लेकिन जीनोन तो अलग ही आ गया, इनट गैस होगी। मैं बोल दूँ इनट गैस सारी जो होती है ना सोल्यूबल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो जीनोन भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि तीनों का आंसर तो आ रहे थे ना, तीनों चीज सोल्यूबल हो रही, इसका आंसर ऑल हो रहा है, लेकिन इनका जो रीजन है ना घुलने का, सोल्यूबल होने का, अलग अलग है। अलग अलग क्या है, देखो NaCl की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता होगा ना, ये किसके कारण होता है, आयन, इसका रीजन आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन है ना, आयन आयन से मिल रहे हैं ना, तो डाइपोल का अट्रैक्शन हो जाएगा आयंस का, है ना, तो उसका सोल्यूबल हो जाएगा। सिंपल बोलो, आराम है कि इसका रीजन है। लेकिन CH3OH सोल्यूबल क्यों होता है, इनमें क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग इनका रीजन है, इस कारण से ये सोल्यूबल होता है। और जीनोन का क्या होता है, इसका होता है भैया डाइपोल इंड्यूस्ड, डायपोल आपने पढ़ा था ना, वांडरवाल फोर्सेज, उसमें बताया था मैंने। अब बताई दे मेरे को, एक मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भैया डायपोल इंड्यूस डायपोल का जो नाम होता है ना, जैसे कीजोम, डीबाई, ये सब चीजें, तो इसका नाम बता दीजिए मेरे को, इसका नाम क्या है। इसका नाम होता है भैया डीबाई, डीबाई में तो होता है ना भैया डायपोल इंड्यूस डायपोल है ना, डायपोल इंड्यूस डायपोल है ना, ये तो होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। इसी बेस में अगर मान लीजिए भैया NaCl के साथ में ले लेता हूँ, NaCl ले लिया मैंने, कभी कभी मैंने ले लिया KCl ले लिया मैंने, ठीक है ना, कभी कभी मैंने लिया CHCl, ठीक है ना, ये सारे सोल्यूबल रहेंगे भाई, ये सारे सोल्यूबल रहेंगे, ठीक है ना, ये सारे सोल्यूबल रहेंगे। अगर मैं ले लेता हूँ भैया इसके CH3OH ले लेता हूँ, कभी कभी मैं क्या ले लूँगा C2H5 ले लिया मैंने, कभी मैंने CHH5OH ले लिया, सब ले लिया मैंने, ये भी सोल्यूबल रहेंगे, इनको लिख लेना, ये भी सोल्यूबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, मेरे ख्याल से तो है ना, आराम से हो जाएगा काम हो जाएगा ना। तो अब छोटी सी लाइन और लिख लो। अब आपने कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट मैंने 2-3 बताया आपको, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, कुछ नहीं बताया आप लोगों को, मैंने ये बताया कि भैया आपको क्या रखना है, सोल्यूबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये सोल्यूबिलिटी इतना था, उसके बाद ये 3 कंपाउंड थे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल रहे थे, उसके बाद में 2 कंपाउंड ये आए MgBr2 और MgI2, ये दोनों किसमें एसीटोन में घुल रहे हैं, एसीटोन लिख रहा है, ये लिख रहा, उसके बाद सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम है। अब अपन करेंगे ऑर्डर वाली बात, ये वाली बात आ गई अब आपको, ठीक है। कुछ कंसेप्ट थे जो एक्सेप्शन वगैरह आते हैं ना, वो तो मैंने पढ़ाई दी आप लोगों को, अब करेंगे अपन कंसेप्ट की बात, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा स्टार पॉइंट लिख लो, 2-3 स्टार पॉइंट, उसके बाद अपन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए भैया मैंने लिया Na2SO4, ठीक है ना, 2 कंपाउंड ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ Na2SO4, एक ले रहा हूँ BaSO4, ठीक है, Na2SO4 ले रहा हूँ, BaSO4 ले रहा हूँ, ठीक है। जब अपन अभी ऑर्डर लिखेंगे ना तो सारी चीज़ें आपस में हो जाएगी कन्वर्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी समझो चीज़ों को, Na2SO4 लिया मैंने, BaSO4 लिया, अभी इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे अपन, सोल्यूबल, ये तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 तो सोल्यूबल इन H2 हो जाएगा, मतलब पानी में सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ BaSO4 की तो ये इनसोल्यूबल रहेगा। ये इनका रीजन क्या हो सकता है, इनका रीजन क्या हो सकता है, रीजन में बता दो क्या मैं आप लोगों को, इनका रीजन होता है भैया, इसकी जो He होती है ना वो ज़्यादा होती है। अब जो कंसेप्ट मैंने बताया था समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि He ज़्यादा होना चाहिए, Li कम होना चाहिए, बताया था ना, He हाइड्रोजन एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको सोल्यूबल कर देती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Na2SO4 सोल्यूबल इन H2O, ये पानी में सोल्यूबल हुआ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है भैया He इसका ज़्यादा है Li से, सोल्यूबल हो चुका। लेकिन अगर मैं बात करूँ BaSO4 इनसोल्यूबल हो रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे ना भैया कि इसकी क्या हो जाएगी, Li ज़्यादा होगी, किससे, He से, मतलब Li ज़्यादा हो गई तो भैया सोल्यूबल नहीं होगा ये हो जाएगा। इन दोनों का रीजन समझ में आया कि आप लोगों को, बिल्कुल रीजन समझ में आया होगा। तो अभी एक छोटी सी लाइन लिख लो ना, स्टार सी लाइन लिख लो, क्या लिखेंगे कि सोल्यूबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड जनरली डिक्रीज, इसका मतलब समझते हो ना, ऐसा लिखता हूँ मैं, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बिकॉज Li स्लाइटली डिक्रीज होती है भैया, और जो He होता है ना रैपिडली होती है,
ठीक है। अब इसका क्या रीजन क्या हो सकता है भैया, मैंने क्या लिखा है ये चीज़ समझो इस चीज़ को। चीज़ क्या हुई कि सोल्यूबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड, अपन एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक की जो सोल्यूबिलिटी इतना वो अपन ग्रुप पे नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे क्या डिक्रीज हो जाएगी, क्या नीचे जाने पे डिक्रीज हो जाएगी, मतलब नीचे जाने पे डिक्रीज हो जाएगी। अब जो आ गया ना ऑर्डर नीचे जाने पे बढ़ना, ये दो ऑर्डर मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये वाले ऑर्डर की बात करेंगे अपन, एक तो ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। अब तो इस लाइन से समझो आप कि भैया इसमें क्या कर रहा है, नीचे जाने पे क्या डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर वाले का क्या बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला ऑर्डर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऑर्डर भी मैं बता दूंगा आपको। लिखो सोल्युबिलिटी इन एस ब्लॉक कंपाउंड क्या जनरली डिक्रीज इन डाउन द ग्रुप। इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो एली है एली कम होती जाएगी, एली कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब एली कम हो जाएगी मतलब लास्ट में जा जाते क्या हो जाएगी, एली बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एली क्या कर रही है, एली धीरे धीरे हो रही है डिक्रीज, ठीक है ना। और जो एच हो रही थी ना वो रैपिडली हो रही है, एच कुछ ज़्यादा जल्दी से हो रही है, एच कुछ ज़्यादा जल्दी से क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इस कारण से क्या हो जाएगा, डाउन टू ग्रुप क्या होगा, डाउन टू ग्रुप क्या हो जाएगा, जनरली डिक्रीज हो जाएगी, मतलब छोटे वाले की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर वाले की। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं लेता हूँ भैया BeCO3, कभी कभी मैं लेता हूँ MgCO3, लिख लेना इसको, CsCO3, कभी मैं लेता हूँ SrCO3, कभी मैं लेता हूँ BA, हो गया ना बाप वाला BaCO3। एक और लिखा देता हूँ साथ में, एक में लेता हूँ BeSO4, सल्फेट वाला लिखा देता हूँ BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4। अब मेरे को इतना बता दीजिए इनमें क्या क्या हो जाएगा, इनका ऑर्डर बताओ आप सबसे पहले। तो मेरे को आप ऑर्डर बताएंगे, मैंने क्या बताया एस ब्लॉक सारी चीज़ें बता दी कि भैया नीचे जाएंगे तो क्या धीरे धीरे क्या डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा क्या, हाइड्रेशन एनर्जी या एली या फिर सोल्युबिलिटी। अपन बात करेंगे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो भैया इधर 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 इधर, क्या इस वाले ऑर्डर में आपको कुछ दिक्कत है क्या, इस वाले ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाला मैंने सही लिखा दिया। इसमें क्या रीजन है कि इधर जाएंगे तो भैया इधर क्या हो जाएगी, साइज अपनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल साइज बढ़ेगी। अगर साइज बढ़ रही है तो इधर क्या एली क्या हो जाएगी, एली कम हो रही है, एली कम हो रही है और एच भी कम हो रही है, दोनों कम होती जा रही है, दोनों कम होती जा रही है। तो अपन को इतना पता होना चाहिए कि भैया एली तो अपन को कम चाहिए, एली तो अपन को कम चाहिए, एच ज़्यादा होना चाहिए। तो इतना बताइए इधर जाएंगे अपन इधर जा रहे हैं तो एच कम होती जा रही है, तो अपन को एच ज़्यादा चाहिए ना सोल्यूबल होने के लिए। तो एच तो भी इसकी ज़्यादा हुई ना, इनकी ज़्यादा हुई, लेकिन इधर जाते जाते तो बिल्कुल एच क्या डाउन होती जा रही है, होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनके जाते जाते इनमें कम हो जाएगी बिल्कुल। तो अपन को एच ज़्यादा चाहिए, तो एच इनकी ज़्यादा, इसलिए क्या सोल्यूबिलिटी ऐसा ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। इसमें समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आया तो भैया ये तो सबको समझ में आ जाता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो ये वाले कंपाउंड्स है ना भैया, ये वाले कंपाउंड्स, ये वाले सारे चारों कंपाउंड्स है ना, और इधर की बात करें तो ये वाले कंपाउंड्स, ये 3, ठीक है ना, इधर 2 कंपाउंड, इधर से 3 कंपाउंड, ठीक है। तो इनमें क्या होता है भैया कि एक बात समझना, इस चीज़ को लिख लेना कि जो ये वाले कंपाउंड होते हैं ना, तो केवल यही कंपाउंड है जो सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ऑर्डर अपन लिख देंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए सोल्यूबल कौन है और इनसोल्यूबल कौन है, तो भैया ये सोल्यूबल है ये 2 कंपाउंड, और जो आगे जो पीछे के 3 कंपाउंड है क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल। ये पीछे के कभी कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कंपाउंड देके, जैसे मान ली BeCO3 दे दिया आपको, CaCO3 दे दिया, अब बोलेंगे इन दोनों में से कौन सा सोल्यूबल है। ऑर्डर तो आप बता देंगे ना कि आगे लगा देंगे बी से, लेकिन पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सोल्यूबल होगा और कौन सा नहीं, तो भैया आप बोलेंगे इन चारों कंपाउंड्स की बात होगी ना, आगे वाले दोनों की, तो सोल्यूबल होंगे, बाकी के अनसोल्यूबल हो जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे भैया एच की बात हो रही है, तो एच किसके ज़्यादा, एल से कम, एच किसके ज़्यादा, आगे वालों की, पीछे वालों की एल कम हो जाएगी। इस कारण से आगे वालों का एच ज़्यादा होने के कारण ये सोल्यूबल है, पीछे जाते जाते क्या होता है, बिल्कुल कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी एच और एल क्या हो जाएगी, एल तो धीरे धीरे बढ़ी रही है ना, तो एच क्या जल्दी से ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि भैया रैपिडली और स्लाइटली की बात चल रही थी, तो एक बात समझो, मेरे को सिंपल समझ लेना इस चीज़ को कि भैया नीचे जा रहे हैं अपन, नीचे जा रहे हैं, इधर तो आ रही एल, इधर आ रही एच, तो एल तो क्या हो रहा है, रैपिड स्लाइटली मतलब धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो नीचे जाने के बाद भी एल तो कुछ बचेगा ही सही ना, एल कुछ बच जाएगा, लेकिन एच तो क्या बिल्कुल डाउन होने के बाद में बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब रैपिडली गिर रही है ना, तो रैपिडली मतलब एच दोनों, अरे यार ऐसा समझो ना सिंपल कि भैया एल है एच है, ठीक है ना। अब एल का मैंने लिखा है कि भैया स्लाइटली गिरती है, धीरे 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 कम हो रही है, और एल हो रही है तेजी से कम, ठीक है ना। तो एल और एच आ रहा है, तो धीरे धीरे कम आ रही, धीरे धीरे एल तेजी आ रही, तेजी आ रही, ठीक है ना, तेजी से तेजी जा रही, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल 0 हो जाएगी, ये थोड़ी बहुत तो बचेगी ना। जब एल
ज़्यादा रहेगी, He कम हो जाएगा तो वहाँ तो इनसोल्यूबल हो जाएगा बिल्कुल ही। तो ये वाला ऑर्डर होगा कि आगे वाले दोनों सोल्यूबल है, पीछे वाले इनसोल्यूबल है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से करेंगे आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल ही नहीं। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन क्या लिखेंगे देखो, इन विच सल्फेट He ज़्यादा है Li से, ठीक है ना, कौन से सल्फेट में ज़्यादा होगा। अब देखना क्वेश्चन वही आ गया, देखो BSO4 आ गया, CaSO4 आ गया, कभी मैं ले लूँ SrSO4 आ गया, कभी मैं क्या ले लूँगा BaSO4 आ गया, बी सारी चीज़ें आ गया। बता दीजिए मेरे को किसकी He ज़्यादा हो जाएगी। आप बोलेंगे सिंपल सा कि भैया He ज़्यादा किसकी हो जाएगी, नीचे जाने में तो इनसोल्यूबल हो जाएगी सारी चीज़ें, BSC सारी चीज़ें ना। तो भैया यहाँ पे ये वाला उठ रहेगा। अब देखो सोल्यूबल दो ही चीज़ें हैं, कौन सा B और Mg। देखो B और Mg तो मैंने लिया ही नहीं यहाँ पे, Mg हटा के मैंने डायरेक्ट क्या ले लिया, ये तीनों तो क्या हो जाएंगे भैया, ये तीनों तो इनसोल्यूबल है। तो He किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, सोल्यूबल जो होगा उसका He आएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टीज इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर इंक्रीज। अब लिखो इसके वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा, विच प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के साथ साथ में, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ में कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है। सिंपल लिखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे I, सेकंड में बोल देता हूँ यहाँ पे En, थर्ड में बोल देता हूँ यहाँ पे लिखाता हूँ थर्ड, है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट इन H2O, फोर्थ लिखाता हूँ सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड इन H2O। क्या इसमें क्या बात हो रही है, क्या नीचे जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब साइज बढ़ेगी, तो साइज बढ़ने के साथ साथ कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, क्या I बढ़ता है क्या En बढ़ता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बढ़ता, ये बिल्कुल नहीं बढ़ता, क्योंकि I और En 1/, साइज होता है ना, छोटी साइज का ज़्यादा होता है, इन दोनों में नहीं। थर्ड वाला है दो, तो आप आराम से गलत कर दिया आपने, लेकिन दोनों में आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे होगी कि सोल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट आयन H2O, मतलब सल्फेट आयन की बात कर रही H2O में। तो अभी मैंने लिखाया मैंने कहाँ पे क्वेश्चन, ये वाला देखो, सल्फेट आयन है, देखो नीचे वाले में सल्फेट आयन है, ठीक है। तो नीचे जाने पे क्या बढ़ रहा है, घट रहा है? आप बोलेंगे घट रहा है, तो बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, ऊपर वाले का ज़्यादा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। क्या सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, जब 3 गलत हो गए तो चौथा राइट होना ही चाहिए। आपको मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन गलत तो है ना, तीनों गलत है, चौथा राइट होगा या होगा, ऐसा क्यों? अब इसको समझना, सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड की बात हो रही मतलब OH आयन H2O, मतलब मैंने बताया था ना आप लोगों को कि कौन सा, एक तो ये वाला ऑर्डर, एक ही वाला ऑर्डर। तो ये वाला ऑर्डर तो मैंने बता दिया किसमें, कार्बोनेट में और सल्फेट में, दोनों में बता दिया मैंने आप लोगों को। ये दोनों बता दिया मैंने कि ऐसा होगा कि जब ये दोनों आएंगे ना, CO3 और SO4 के साथ आएगा, तो आप बता देना क्या बताएंगे कि भैया छोटे वाले का ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला ऑर्डर चलेगा, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोक्साइड आ रहा है, नीचे जाने पर बढ़ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑर्डर आ रहा है, नीचे जाने पर बढ़ता जा रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको लिखाना चाह रहा हूँ। क्या लिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ फर्स्ट डे की, अरे मैं बात करता हूँ सेकंड डे की, ठीक है। अब फर्स्ट डे के जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट डे के एलिमेंटों के साथ में अगर मान लीजिए आपको मिलता है OH माइनस, कभी आपको मिलता है O2 माइनस, कभी मिलता है F माइनस, कभी मिलता है आपको HCO3 माइनस, कभी मिलता है आपको CO3 माइनस 2, है ना, और इसके साथ में मिलता है कभी OH माइनस 2, O माइनस 2, ये वाले आयंस मिलते हैं आपको। किसके साथ में मिलेंगे ये वाले आयंस, जब फर्स्ट डे की बात हो रही, सेकंड डे की, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम है, लेकिन ये थोड़े कुछ दोनों में अलग अलग है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है मतलब दोनों में, लेकिन एक एक इनका डिफरेंस मिल रहा है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी तो काम आपका हो ही जाएगा। कि ये वाली जो चीज़ें आ जाएगी ना, तो ये वाली चीज़ें आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर आपका बदल देना चाहिए। साथ में जब CO3 और SO4 आ रहा हो तो आपको क्या करना है, छोटे वाले का ज़्यादा करना है, लेकिन ये वाली चीज़ें आ जाएगी तो आपको छोटे वाले का क्या कम करके बड़े वाले का ज़्यादा करना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो, है ना। अब मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूंगा, बिल्कुल, है ना, जो आपका कन्फ्यूजन दूंगा कि आपका कन्फ्यूजन उसको क्लियर करूंगा। लिखो, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगी, बिल्कुल साइज बढ़ेगी, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी भैया नीचे जाने पे ना। इसको मत लिखो, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी भैया, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप। Li क्या हो जाएगी, Li डिक्रीज हो जाएगी रेपिडली,
अब यहाँ पे क्या होगा, जो एली हो जाएगी ना, एली जल्दी से डाउन हो जाएगी, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर वाले की रहेगी रे। पहले वहाँ पे तो क्या हो रहा था, एली थी वो धीरे धीरे हो रही थी, नीचे जाने में बच रही थी, लेकिन अब एली का उल्टा काम हो गया, रैपिडली डाउन हो जाएगी, मतलब तेज थी बिल्कुल तेज होके थोड़े से रास्ते में जाएगी, वहीं डाउन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो नीचे वाला सोल्यूबल ज़्यादा रहेगा। इससे इसका कारण ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम है किस चीज़ के, अगर आराम है तो ये चीज़ समझ में लो, आराम से समझ में आएगी आपको। अब आपको क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल बता देंगे हम आपको। BOH2 लिख दिया मैंने, MgOH2 लिख दिया, तीनों चीज़ लिख दी मैंने, ठीक है ना। मेरे को बताइए इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि यहाँ पे CO3SO4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है OH, तो आप कैसे ऑर्डर लगाएंगे, ये वाला ऑर्डर लगाएंगे भैया, नीचे जाने पे बढ़ेगा, नीचे जाने पे बढ़ेगा, क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ले लेता हूँ ऐसे BO ले लेता हूँ, ऑक्सीजन ले लेता हूँ, देखो और आ रहा है MgO ले लेता हूँ, कभी मैं ले लेता हूँ CO, कभी मैं ले लेता हूँ BAO। अब इनका ऑर्डर बता दीजिए, इनका ऑर्डर भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि भैया नीचे में Li घटेगा, रैपिड लिख दो, साथ में क्या He भी घटेगा, पर He क्या स्लाइटली घटेगा, कम कम घटेगा ना He, तो He तो क्या ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आराम से आ जाएगा। बस ये याद चीज़ें ध्यान आई समझ में, चीज़ आपको दोनों ऑर्डर मिलेंगे ना, ये वाली चीज़ें आएगी, इनको ध्यान रख लेना। बस यहाँ पे ध्यान रखने की क्या बात है, इनको ध्यान रखना कि ये वाली चीज़ें मिल जाए आपको, तो नीचे वाला बताना है, उस वाले में उधर का बताना है, ठीक है ना, आराम से चीज़ें हो जाएगी क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब एक क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा है ना, एक क्वेश्चन लिख लो, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो बता देता हूँ मैं आपको, कि जैसे मान लिया मैं लेता हूँ BeF2, कभी कभी मैं लेता हूँ MgF2, कभी मैं लेता हूँ CaF2, कभी मैं लेता हूँ SrF2, कभी मैं लेता हूँ BaF2, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर लिया मैंने। अब इस वाले का ऑर्डर मेरे को बता दीजिए आप, इस वाले का ऑर्डर क्या आएंगे, आप जनरली क्या लगाएंगे, जनरली आप ये वाला ऑर्डर लगाएंगे ना, भैया F2 आ रहा है, मतलब देखो यहाँ से देखेंगे आप F आ रहा है, ठीक है ना, तो आपका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा आपका, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा दो, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, कि जो ये वाला है ना साला BeF2 है ना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम होने के कारण ये क्या होता है कि सबसे आगे चला जाता है, उठ के सबसे ज़्यादा आगे चला जाता है, तो इसका ऑर्डर कैसे हो जाएगा, BeF2। यहाँ से इसको रॉन्ग कर दो, ये वाला रॉन्ग कर दो, कि यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता है। इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके पीछे रीजन होता है, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं आपको, कि जब इसको पानी में डालते हैं ना अपन, पानी में डालने के बाद ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आपने कभी देखा भी होगा ना इस चीज़ की, ये वाला पानी में जाएगा ऐसा बना लेता है कॉम्प्लेक्स। इस कारण से देखो रीजन सेम है, लाइन सेम है, ऑर्डर सेम है, लेकिन जो BeF2 है ना, ऐसा सेम और में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये आगे चला जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी फॉर्म में अगर मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, अगला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो LiH कार्बोनेट वाली है ना, बाइकार्बोनेट, LiHCO3 ले लिया मैंने, कभी Na, तो बताइए इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा जनरली ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ SCO3 आ रहा ना, देखो ना SCO3 आ रहा, इस वाले में ऑर्डर नीचे चला जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत ऐसे आती है, इंपॉर्टेंट सा लिखना, कि कभी कभी आपको मिलता है CaCO3, कभी आपको मिलता है क्या मिलता है, कभी आपको मिलता है KHCO3, कभी आपको मिलता है NaHCO3। अब मेरे को इतना बता दीजिए, इनका ऑर्डर लिखो आप, इनका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या बताएंगे आप, इनका ऑर्डर होता है यार KH, ये वाला जो है ना, इसमें क्या होता है, मिल्कीनेस होती है, क्या होती है, मिल्कीनेस। मिल्कीनेस होने के कारण ये सबसे पीछे चला जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा KHCO3, फिर क्या हो जाएगा NaHCO3, और लास्ट में क्या आ जाएगा CaCO3। ये कुछ ऑर्डर है, इनको ध्यान रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दिक्कत हो जाएगी CaCO3, ठीक है ना, ये पीछे चला जाएगा। अब ये कुछ नोट लिख लो, 2-3 नोट लिखा देता हूँ, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। नोट क्या लिखेंगे, जो आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट लिखो। फर्स्ट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट है, कि जो ऑल नाइट्रेट है ना, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल इन H2, नाइट्रेट की बात हो जाएगी, सारे सोल्यूबल हो जाएंगे H2O में। अब क्या लिखा रहा हूँ मैं, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल इन H2O, सो मिनरल हो जाएंगे भैया, पानी में घुलेंगे तो मिनरल बन जाएंगे। लेकिन बट ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, ये वाली लाइन लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, थ्योरेटिकल पॉइंट है ना। एक लिख लो, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक एलाइड एंड सल्फेट, सल्फाइड है ना, एलाइड एंड सल्फाइड, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लो, क्योंकि जो पानी में डालेंगे तो मिनरल हो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे कहाँ पे, ये अर्थ क्रस्ट में मिले पाएंगे। अगर सेकंड पॉइंट में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट लेता हूँ मैं, डी ब्लॉक हैलाइड है ना, डी ब्लॉक हैलाइड एंड सल्फाइड आर इनसोल्यूबल,
डी ब्लॉक की क्यों बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है यार, सोल्युबिलिटी की बात चल रही है ना अपनी, तो बार बार नहीं पढ़ेंगे अपन। डी ब्लॉक हैलाइड एंड सल्फाइड आर सोल्यूबल, सॉरी आर इनसोल्यूबल है ना। डी ब्लॉक के जो हैलाइड और सल्फाइड अपन लेंगे वो इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देके बताऊँ आपको, लेता हूँ Cu+2, कभी मैं लेता हूँ Zn+2, कभी मैं लेता हूँ Ni+2। ठीक है, ये क्या है, इनको अगर H2S में क्या डालेंगे ना H2S में, तो ये क्या बनाएगा, CuS बनाएगा, Zns बनाएगा, NiS बनाएगा, लेकिन किस फॉर्म में बनाएगा, PPT के फॉर्म में बनाएगा। इसमें आराम से निकाल लो, इनसोल्यूबल हो जाती है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखा देता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ AgF, AgCl, AgBr, AgI, ये वाला मैं लेता हूँ, तो इस वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी कि इसका ऑर्डर कैसे आएगा, बताओ मेरे को। इसका ऑर्डर आएगा ये उसका वो ऐसा मत लगा ना, ऐसा आ जाएगा, छोटे वाले का ज़्यादा हो जाएगा। इनसोल्युबिलिटी की बात चल रही है ना, क्योंकि इनसोल्युबिलिटी की बात चल रही है ना, ऐसा ऑर्डर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस सारा तो कुछ हो जाएगा, इनसोल्यूबल रहेंगे या सोल्यूबल रहेंगे, लेकिन AgBi क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। हैलाइड्स की बात करें सारे तो इनसोल्यूबल रहेंगे आराम से, लेकिन सोल्यूबल रहेगा AgF। AgF क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या सोल्यूबल रहेगा, ये सारे इनसोल्यूबल हो जाएंगे। ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख लो, कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, S ब्लॉक मेटल फ्लोराइड, S ब्लॉक मेटल फ्लोराइड आर इनसोल्यूबल। S ब्लॉक के जो मेटल फ्लोराइड होते हैं ना, मेटल फ्लोराइड, वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, इसका रीजन लिखो, ड्यू टू हाई Li, ठीक है ना। जैसे मैं ले लेता हूँ LiF, LiCl, LiBr, Li। अब बताइए इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। कभी मैं लेता हूँ NaF, NaCl, कभी मैं लेता हूँ NaBr, कभी मैं लेता हूँ Na। अब इनका ऑर्डर बताइए, ये वाला ऑर्डर आएगा। तो अब इनमें क्या हो जाएगा भाई, इनमें क्या हो जाएगा भाई, कि जो NaF है, ये सारे NaF है जो क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल रहेगा। ये आयनिक है, आयनिक होने के कारण भी क्या इनसोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ समझो, NaF है, इनसोल्यूबल रहेगा। इधर जाएंगे तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने के साथ सोल्यूबिलिटी का क्या बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। छोटी साइज़ का, ये तो बताया था ना मैंने, छोटी साइज़ का सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये पारा ऐसे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल रहेगा, आगे का ऊपर का, ये सारी चीज़ें ऑर्डर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर सा मतलब है आपको तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जनरली रखने की चीज़ें, सारी चीज़ें। तो अपनी क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है आज की, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अपनी इस ब्लॉक की लास्ट क्लास होगी। ये वाली क्लास मैंने क्या एक सिंगल क्लास ले ली, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, इसलिए दो चीज़ें ध्यान रखना, कि जब CO3 SO4 आ रहा है तो भैया क्या करना पड़ेगा, छोटे का बड़ा का बड़ा, बताओ क्या बोलो, ऊपर वाले का, ठीक है ना, बड़ा। जब ये वाली चीज़ आता है, नीचे वाली आते हैं ना, OH आ गया, F- आ गया, O2- आ गया, ये सारी SCO3 आ गया, CO है ना, सारी चीज़ें आ जाएगी ना, तो फिर क्या कर देंगे अपन, नीचे वाले का ज़्यादा कर देंगे, बड़ी वाले का। ये तो बताया ना मैंने, देखो रीजन सारे, इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, और मिलते हैं कल लास्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।